हेलो गुड मॉर्निंग टोलफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं लोग। जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा। सबसे पहले करंट अफेयर शुरू करने से पहले सबसे पहले समझते हैं लोग कि करंट अफेयर आखिर एग्जामों में क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो इसका एक पैटर्न होता है, उसको जानने की कोशिश करते हैं लोग। सबसे पहले इसका पैटर्न देखेंगे लोग, तो एक 12, 6 और 3 ये 3 रेशियो में बटा रहता है करंट अफेयर। ये क्या होता है तो इसको समझते हैं। 12 मंथ, 6 मंथ और 3 मंथ, यानी जब एग्जाम आपका आने वाला होता है तो उसमें 12 मंथ वाला जो करंट अफेयर रहता है, यानी एग्जाम से जस्ट 12 मंथ पहले का, यानी पूरे साल भर का जो करंट अफेयर है उसको कम देखा जाता है। और 6 महीने यानी एग्जाम से 6 महीने पहले का थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे, है ना। और उसके बाद जो एग्जाम जब होने वाला है उससे जस्ट 3 महीने पहले का जो करंट अफेयर जो होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना रहता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, यही पैटर्न तरीके से एग्जाम को आप लोग करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है करंट अफेयर तैयार करने का कि जिस भी स्टेट में आप एग्जाम दे रहे हैं उस स्टेट का भी करंट अफेयर को ध्यान में रखें। तीसरा तरीका होता है कि जो करंट में जो मुद्दा ज़्यादा आपको न्यूज़ वगैरह में देखने के लिए मिल रहा है, जैसे अभी वर्तमान समय में आप लोग CGI का नाम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले उन्होंने सुनाए हैं। तो बहुत सारा आपने न्यूज़ में उनके बारे में सुने होंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके बारे में बहुत ज़्यादा नाम आप प्रचलित हुआ है न्यूज़ में। तो उनकी जो क्वेश्चन है कि जो CGI जो वर्तमान में है वो CGI का नाम क्या है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है भारत के उनका नाम क्या है, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बन रही है किसी भी एग्जाम में हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेके आए लो, यहाँ पर हम लोग लेके आए लो वन लाइनर। और ये जो वन लाइनर है सिर्फ बिहार का नहीं, सिर्फ इंडिया का नहीं, सिर्फ वर्ल्ड का नहीं, तीनों है साथ में। ठीक है, इसमें पहले बिहार देखेंगे, फिर उसके बाद अपना यानी अपना राज्य, उसके बाद अपना देश यानी राष्ट्रीय लेवल का, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल का करंट अफेयर का वन लाइनर हम लोग देखेंगे लोग। और लास्ट में MCQ सीरीज भी लगाएंगे लोग। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर रूप से समझ आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं टॉपिक को। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में बिहार का कौन सा स्थान हुआ। यानी राष्ट्रीय खेल जो हुआ, वो जो 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ उसमें बिहार का नंबर कितना आया, तो 30वें नंबर पर आया। दूसरा लिखा हुआ है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में रजत पदक जीतने वाली जो श्रेया रानी थी, वो बिहार की हैं श्रेया रानी, उन्होंने कौन से खेल में रजत पदक जीता, यानी किस खेल में उनको रजत पदक मिला। ठीक है, तो किस खेल में मिला, तो याद रखिएगा ये ताइक्वांडो एक गेम होता है जिसको सिंपल भाषा में बोले तो मार्शल आर्ट, आप जानते होंगे मार्शल आर्ट, कराटा वगैरह मार्शल आर्ट। तो उस तरह के मार्शल आर्ट खेल में इनको रजत पदक मिला है। ठीक है, एक तरह का मार्शल आर्ट ही है। अब 3 नंबर लिखा हुआ है कि बिहार राज्य वस्तु सेवा विधेयक 2023 में ऑनलाइन गेमिंग पर GST को 18 से बढ़ाकर, यानी 18% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो जो गेमिंग खेलता है ना ऑनलाइन गेमिंग, उस पर GST लग गया है। GST उसमें कितना हो गया, 28% हो गया। देख लीजिए कितना ज़्यादा बढ़ा दिया लोग गेमिंग पर। गेमिंग इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था ना, देख रहे होंगे बहुत सारे लोग गेमिंग पर ज़्यादा आप खेल रहे थे, है ना, ऑनलाइन गेमिंग। तो उसमें GST बढ़ा के 18 से 28 कर दिया, बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर लिखा है 7वें ISC फिक्की स्वच्छता पुरस्कार समारोह में बिहार को कितने स्वच्छता का पुरस्कार मिला है। तो 3 पुरस्कार मिला है। पहली बात की समझते हैं कि फिक्की जो है इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ, इसकी ज्योग्राफी में शायद दिया हुआ था 8 क्लास की ज्योग्राफी में, लास्ट में जब पढ़ा रहा था तो उसमें दिया हुआ है। आप सभी पढ़े होंगे मेरी थ्योरी क्लास को, तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। पूरा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, इतिहास का भी और भूगोल का भी, 6, 7, 8, 9, 10 सारी क्लास का मैं अपलोड कर चुका हूँ, चाहे NCERT हो चाहे बिहार बोर्ड हो। बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश किया हूँ। आप नहीं देखेंगे तो वीडियो को प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, यहाँ जो फिक्की का अगर कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, तो फिक्की का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर से कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। ठीक है, और एक और वर्ड यहाँ पर लिखा ISC, इसका मतलब क्या होता है, इंडियन सैनिटेशन काउंसिल होता है। इसका मतलब होता है कि स्वच्छता का, सैनिटेशन मतलब स्वच्छता का रिलेटेड है। भारतीय स्वच्छता रिपोर्ट जांच जो होता है उसमें बिहार को 3 पुरस्कार मिला हुआ है। 5 नंबर देखेंगे तो लिखा हुआ 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार में कितने पदक जीते। तो कितने पदक जीते भैया, तो 11 पदक जीते। 6 नंबर है 2022 के जो सड़क दुर्घटना में होने वाली कुल मौतों में बिहार देश में कौन से स्थान रखा हुआ है। यानी कि सड़क दुर्घटना में बिहार जो है 7वें नंबर पे है सड़क दुर्घटना मामले में। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो लिखा हुआ है कि हाल ही में किस राजनीतिक दल द्वारा पटना में भीम संसद का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा किया गया, तो जनता दल यूनाइटेड। और ये जनता दल यूनाइटेड मालूम है आप लोग का JDU, जिसको JDU आप लोग जानते होंगे। JDU दल किसका है, तो नीतीश कुमार जी का। और ये JDU दल अगर देखा जाए सही से तो इसका गठन जो हुआ था 30 अक्टूबर 2003 में शायद हुआ था, 2003 में ही हुआ था। ठीक है, 30 अक्टूबर 2003 में इसका गठन हुआ था। और ये जो JDU जो पार्टी था ना, इससे पहले ये 3 पार्टी अलग अलग थी। उसमें शरद यादव जी की पार्टी थी, उसके बाद से लोक शक्ति पार्टी थी, और एक और पार्टी था समता पार्टी। तो लोक शक्ति पार्टी, समता पार्टी और शरद यादव जी की
जो गुट था, जो पार्टी था, वो तीनों पार्टी मिलकर एक नया पार्टी बनाया जिसका नाम रखा गया जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, जेडीयू। और ये 30 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हो रही है। कब हो रही है? 30 अक्टूबर 2003 को। और वर्तमान समय में जेडीयू पार्टी के इस समय जो देखेंगे तो इसमें नीतीश कुमार इसके संचालक है, या नीतीश कुमार जो है इसके मुख्यमंत्री बने हुए इस पार्टी से। और ये पार्टी 2003 से, और जब से इस मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी इस पार्टी में अपना कार्यभार संभाले और जब से ये मुख्यमंत्री का पद संभाले हैं तब से आज तक नहीं हटे हैं। 2003 से आज तक ये लगातार इस पद में बने हुए हैं, है ना, और इस पार्टी से जुड़े हुए थे, पहले से जुड़े थे। असल दर इनका जो तीसरा जो बोला कि तीसरी जो पार्टी जुड़ा है समता पार्टी, इसमें जुड़ के समता पार्टी के जो नेता थे वो नीतीश कुमार ही थे। और लोक शक्ति पार्टी है, उसके बाद शरद यादव पार्टी, ये तीनों पार्टी मिलकर जनता दल यूनाइटेड का स्थापना किए, ठीक है। जनता दल यूनाइटेड, ये जेडीयू जो पार्टी है, ये पार्टी मणिपुर में सेकंड नंबर पे आती है, बिहार में तो 1 नंबर में है, इसका मणिपुर में भी वर्चस्व याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन तो दिया हुआ, बिहार के किस व्यक्ति को मधुबनी पेंटिंग के श्रेष्ठ मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग जन से सम्मानित किया गया? किनको किया गया? तो ज्योति सिन्हा को, ठीक है। अगला देखेंगे, बिहार में 9 नंबर है, बिहार में आंवला, नींबू, कटहल और बेल की खेती के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी घोषणा की गई है? तो यानी इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी, याद रखिएगा। आंवला का, नींबू का, कटहल का, बेल की खेती के लिए कितना % सब्सिडी मिलेगा आपको? तो 50% आपको सब्सिडी मिलेगा। 10 नंबर लिखा है, बिहार जाति संरक्षण 2022-23 की आर्थिक सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? तो कितने % लोग गरीब है? 34.13% जो है ना, तो 13% जो है ये क्या है, लोग गरीब है, ठीक है, याद रखिएगा। 2022-23 का जो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ देता है, आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो बिहार की जाति जो सर्वेक्षण हुआ 2022-23, जिसके कारण बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, जो जातीय जनगणना हुआ उसमें उसका बहुत सारा इसमें डाटा दिया हुआ है। तो जो जातीय सर्वेक्षण हुआ, जातीय जनगणना 2022-23 के अनुसार 10,000 रुपये तक की मासिक आय वाले राज्य में कितने परिवारों, मतलब कुल परिवारों का कितना प्रतिशत है? यानी 10,000 रुपये मात्र कमा रहा है बिहार का 63.74% लोग। समझ आ रहा है कि कितनी बिहार की हालत ख़राब है। बिहार में 10,000 रुपये भी कमाना मुश्किल हो गया है, ठीक है। 12 नंबर आ जाइए। 12 नंबर लिखा हुआ है, बिहार जाति सर्वेक्षण जो हुआ था, यानी जातीय जो जनगणना हुआ था 2022-23 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों का राज्य की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? तो हमारे यहाँ बिहार में 1.57, मात्र 1.52% लोग ही जो है सरकारी जॉब में है। अब बताइए बिहार में सरकारी जॉब का कितना क्रेज है? और बावजूद भी मात्र 1.5% लोग ही है सरकारी नौकरी, बाकी सारे लोग इसी तरह हैं, ठीक है। 13 नंबर लिखा हुआ, अगले 5 वर्षों में बिहार सरकार गरीब परिवारों पर कितना पैसा खर्च करेगी? तो 2.5 लाख यानी 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। 14 नंबर लिखा है, बिहार जाति संरक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है भैया? तो अभी तो पहले से बढ़ा हुआ है, कितना हो गया? 79 यानी 79.7%, ठीक है, ये साक्षरता दर बढ़ा हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 15 नंबर जो करंट अफेयर आपका है। 15 नंबर, बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सामान्य वर्ग में, यानी जनरल जो वर्ग होता है, जनरल कास्ट जो लोग होते हैं, उसमें किस जाति जो है गरीब परिवारों की संख्या में सबसे अधिक है? मतलब क्या है, कौन सा जनरल जाति है जिसमें सबसे ज़्यादा गरीब लोग देखने के लिए मिला है? तो भूमियारों में, ठीक है। भूमियार जो कास्ट आता है वो जनरल में आता है, और ये लोग में बहुत सारे लोग गरीब दिखे, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार बोला जा रहा है। 16 नंबर लिखा हुआ है, बिहार जाति संरक्षण जो हुआ उसके अनुसार अनुसूचित जाति यानी एससी श्रेणी में 22 जातियों में से सबसे गरीब जाति कौन थी? यानी कि पहला चीज़ तो बनता है कि एससी में 22 जातियाँ शामिल है, उसमें सबसे गरीब कौन है? तो मुसहर जाति जो है, मुसहर जाति आप लोग जानते होंगे लोग। 17 नंबर लिखा है, बिहार में किस वर्ग के जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो किस वर्ग की है? तो ईबीसी लोगों की जाति सबसे ज़्यादा है, मतलब इनकी संख्या ज़्यादा है। और ये ईबीसी को BC1 भी कहा जाता है, अगर आप नहीं जानते हो तो इस बात को याद रखिएगा, ईबीसी को BC1 कहा जाता है, और ओबीसी को BC2 भी बोला जाता है, ठीक है, BC2 बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि BC यानी BC को, जिसको बिहार सिर्फ BC बोलता है, तो BC यानी ये BC मतलब क्या है? BC2, ठीक है। तो BC जो है, ये BC में सबसे गरीब BC कौन सा है? तो सबसे गरीब BC कौन से? बिहार में जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट के अनुसार BC जाति में, पिछड़ा जाति में सबसे गरीब कौन थे? तो घटवार लोग थे, ठीक है। ये घटवार लोग BC में आते हैं, यानी पिछड़े जाति में जो सबसे गरीब है, ठीक है। गरीब की बात की जा रही है, यहाँ गरीबी रेखा चेक किया जा रहा है। 19 नंबर देखेंगे तो ये सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार अत्यंत पिछड़ा यानी ईबीसी में शामिल सबसे गरीब कौन? तो ईबीसी में नाई,
फिर से देख लीजिएगा, ईबीसी के नाई, बीसी का घटवार और एससी में मुसहर और आपका जनरल में भूमियार। जनरल में सबसे गरीब भूमियार है ना। शेड्यूल कास्ट यानी कि सबसे गरीब शेड्यूल कास्ट में यानी सबसे छोटी जाति में सबसे गरीब मुसहर। जनरल में कौन थे? जनरल में भूमियार थे और एससी में मुसहर थे। उसके बाद आइएगा तो बीसी में घटवार थे और ईबीसी में नाई जो लोग थे। ये जो जाति बताया जा रहा है ये जाति सबसे गरीब जाति इस समय है, वर्तमान समय में इनकी ये सबसे गरीब है। ठीक है, 20 नंबर लिखा है जो फिर जाति जो सर्वेक्षण हुआ उसमें बिहार में कितने प्रतिशत लोग को कृषि संबंध क्षेत्र यानी कृषि खेती के छोड़ के उससे रिलेटेड बिजनेस जो कर रहे हैं या उससे रिलेटेड चीज़ों को बेचकर रोजगार जो कमा रहे हैं, तो वो कितने परसेंट जो लोग हैं वो 7.70% लोग जो है उससे संबंधित कार्य को कर रहे हैं। 21 नंबर वर्तमान में बिहार में कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो भैया आरक्षण जो है यहाँ 50% से बढ़ाकर 75% कर दिए गए। समझिए कितना ज़्यादा आरक्षण है बिहार में, 75% का आरक्षण है। ठीक है, 22 नंबर है बिहार में सरकारी नौकरियों में किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा है? तो सबसे अधिक जो जाति के लोग हैं वो है कायस्थ जाति के। कायस्थ जाति के लोग जो है ये कायस्थ लोग जो है सबसे ज़्यादा बिहार में नौकरियां कर रहे हैं। 23 नंबर देखेंगे तो 3 पहिया जो चलाने में 3 पहिया वाले मालिक यानी बिहार में कितने लोग 3 पहिया गाड़ी के मालिक है, यानी कि ऑटो वाले मालिक कितने हैं? तो 0.11% यानी बहुत कम लोगों के पास 3 पहिया गाड़ियाँ है। खासकर वो बड़े सिटियों में देखने को मिल रही है, पटना वगैरह में ज़्यादातर लोग वहाँ पर जो स्टूडेंट ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर ऑटो वगैरह आप देखने के लिए ज़्यादा मिलता होगा। ठीक है, 24 नंबर देखेंगे तो बिहार में लगभग कितने लोग जो विदेश में काम करते हैं, यानी बिहार के कितने % लोग जो है विदेश में जाकर काम करते हैं? तो 2.17 लाख है ना लोग काम कर रहे हैं, यानी लगभग 2.25 लाख लोग जो है बाहर काम कर रहे हैं। 25 नंबर लिखा हुआ है कि राज्य में लगभग कितने % लोग बिहार से बाहर काम करते हैं? तो राज्य में कितने % बिहार से बाहर काम करते हैं, मतलब कि विदेश में ना जाके इस राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं? तो 3.5% लोग जो है वो काम करते हैं। ठीक है, अब बिहार में लगभग कितने % लोगों के पास में वाहन नहीं है? तो अपना ये वाहन यानी गाड़ियाँ नहीं है, 95.5% लोग के पास वाहन नहीं है। बाप रे, ये डाटा समझ रहे कितना ज़्यादा गरीबी में है बिहार। 95% लोगों के पास वाहनें नहीं है अपना ये। ठीक है, 27 नंबर लिखा है कि स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व युवा सम्मेलन 2023 में बिहार के किस व्यक्ति ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा, 100% आने वाला क्वेश्चन। याद रखिएगा, एक तो पहली बात कि स्विट्जरलैंड में हुआ था विश्व युवा सम्मेलन 2023, तो पहला क्वेश्चन बन जाता है विश्व युवा सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जहाँ बिहार से जो गई हुई थी वो प्रतिनिधि कर रही थी जिनका नाम था रोशनी परवीन। तो भारत के प्रतिनिधि कौन कर रही थी? बिहार की थी। और किस जिला का पूछ दे तो किशनगंज की, यानी किशनगंज जिला की रोशनी परवीन भारत का प्रतिनिधि कर रही थी। किस सम्मेलन का? विश्व युवा सम्मेलन 2023 का, जो स्विट्जरलैंड में जिसका आयोजन किया गया था। याद रखिएगा आप लोग। 28 नंबर लिखा है कि हाल ही में बिहार में कितने युवा वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय वैज्ञानिक युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 30 ऐसे युवा बच्चों को राष्ट्रीय वैज्ञानिक युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है शयन मुद्रा, मतलब कि सोई हुई मुद्रा, यानी कि गौतम बुद्ध के जो है ऐसे लेटी हुई मुद्रा जो थी शयन मुद्रा या ना शयन मुद्रा जो बना हुआ है। ठीक है, तो शयन मुद्रा कह रहा है कि शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? बोध गया में। लगभग 100 फीट लंबी है, ये याद रखिएगा, 100 फीट लंबी ये शयन मुद्रा बनाई गई, सोई हुई मुद्रा। किनकी बनाई गई है? तो गौतम बुद्ध की। बौद्ध धर्म का ये शुरुआत अपना यहाँ बौद्ध क्या बोलते हैं उसको, बोध गया से हुआ था, वहीं से ज्ञान की प्राप्ति मिली गौतम बुद्ध को, इसीलिए बौद्ध मंदिर भी वहाँ पर मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग कभी घूमने जाइएगा लो, और बहुत सारे बच्चे घूमे भी, हम भी घूमे गए थे। बहुत खूबसूरत जगह, आप लोग जो नहीं गए होंगे देखिएगा, खूबसूरत जगह जाके देखिएगा, बहुत शांति मिलता है, सुकून मिलता है वहाँ पर। 30 नंबर देखिएगा तो लिखा हुआ हाल ही में 30 दिसंबर 2023 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। तो राजेंद्र बाबू की जयंती मनाई गई, कब मनाई गई? तो इनकी जयंती जो मनाई गई 3 दिसंबर 2023 को। इसका मतलब है कि 3 दिसंबर को उनका जन्म हुआ होगा। 139 हुआ उनकी ये बरसी बनाई गई, ये मतलब जन्म बनाई गई, जयंती मनाई गई। ठीक है, तो 139 हुआ उनकी जयंती मनाई गई 3 दिसंबर 2023 को। इसका मतलब इनका जन्म कब हुआ था? इनके जन्म देखा जाए कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 में इनका जन्म होता है। याद रखिएगा, राजेंद्र बाबू का जन्म होता है 3 दिसंबर 1884 को। ठीक है,
है ना। छपरा जिला के थे ये राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और भारत के स्थायी रूप से जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी चुने गए थे 11 दिसंबर को 1946 में, याद रखिए 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर को उनको जो संविधान सभा का जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें इनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था अस्थायी रूप से, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो 31 नंबर लिखा है बिहार में दूसरा एम्स कहाँ, मतलब इसके स्थान कहाँ होगा, कहाँ खोला जा रहा है, तो बहुत ही चर्चा में रहा है। राजनीति में आप लोग देखे होंगे कि अक्सर ये इस पे हल डिबेट हो रहा है कि ये तो मतलब एम्स ये वाला एम्स वैसे एम्स तो बना नहीं तो ऐसे बना। पूरी तरह से आप लोग को करंट में मिल रहा है ये मुद्दा, इसीलिए इस मुद्दा को याद रखिएगा। दूसरा जो एम्स में कहाँ बनेगा तो दरभंगा के सोभन गांव में बनेगा। और बीपीएससी यही करता है क्या कि ये गाँव दे देता है। तो दरभंगा तो बहुत लोग जान चुका है कि दूसरा एम्स बनाने के लिए कहाँ बात कही जा रही है, तो दरभंगा में। दरभंगा के किस गांव में कहा जा रहा है, तो सोभन गांव में। तो सोभन गांव में ही शोभेगा एम्स, याद रखिए बस इस बात से। सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में बिहार के ज्ञान निकेतन के छात्रों ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता भैया? तो कांस्य पदक ने जीता, ठीक है। CNLU चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना और किसके बीच समझौता ज्ञापन फैशन और कानून के क्षेत्र में सहयोग और तालमेल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो किसके सहयोग से भैया? तो NIFT पटना के सहयोग से। इलेक्शन शब्द का अनुमान लगाकर नेशनल क्रॉस बोर्ड ट्रॉफी 2023 किसने जीता? तो पटना के थी आधा सिंह, इनकी ये जीती हैं। ये इलेक्शन शब्द का ये अनुमान लगाकर क्रॉस बोर्ड होता है ये गेम, क्रॉस बोर्ड ट्रॉफी जीती हैं कौन? पटना की आधा सिंह। 35 नंबर लिखा है कुल 60 अंकों के साथ राज्य की अंतर जिला स्कूल बालिका एथलेटिक्स चैंपियनशिप किसने जीता है? तो किसने जीता भैया? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है, याद रखिएगा, है ना। ये जिला स्कूल बालिका, देखिए बालिका वर्ड जहाँ आ जाता है ना, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है क्योंकि महिलाओं को, लड़कियों को ये बिहार सरकार भी है ना बहुत तेज़ी से मतलब उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उनको प्रोत्साहन ज़्यादा देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन मुझे अनुमानित ज़्यादा लगती है आने की एग्जामों में, ठीक है। तो याद रखिएगा राज्य की अंतर जिला स्कूल जो बालिका स्कूल है उसमें एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजन किया गया था, जिसमें पटना 1 नंबर था 60 अंक के साथ। और उसके साथ साथ 1 नंबर वाला तो याद हो जाएगा क्योंकि अमूमन अंदाजा मार दीजिएगा पटना 1 नंबर में था, ठीक है। लेकिन 2 नंबर वाला बहुत ज़्यादा जरूरी है, पश्चिमी चंपारण 35 अंक के साथ, क्योंकि पश्चिमी चंपारण जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था और वाल्मीकि नगर जो है, वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से चंपारण जो है फेमस है। और कई बार क्वेश्चन जो है ये चंपारण से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामों में रहता है। बीपीएससी में तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, चंपारण का एक ना एक क्वेश्चन तो चिपका ही देगा एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बार भी है चंपारण जो है जिसमें बालिका एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुआ था उसमें दूसरे नंबर पर पहुंची 35 अंकों के साथ चंपारण पहुंचा, ठीक है। 38 जिलों में पहला था पटना और दूसरा था चंपारण जिला, ठीक है, वेस्ट चंपारण। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का बिहार का कंप्लीट हो गया। अब इसी के साथ देख लेते हैं देश का भी राष्ट्रीय लेवल का जो करंट अफेयर है उसको देख लेते हैं। यहाँ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, आपके सामने दिखेगा है ना, वह नदी जिस पर भारत सेना और सीमा संगठन के द्वारा बेली ब्रिज का पुनर्निर्माण किया गया था। किस नदी पर? तीस्ता नदी पर। और हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में सुने होंगे बहुत खतरनाक वहाँ पर ये पुल जो टूट गया था बाढ़ आने के कारण, जिसमें कुछ से हमारे जवान जो थे उसमें पानी में यानी नदियों में दह गए थे, ठीक है, शहीद हो गए थे। दूसरा लिखा हुआ है किस उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में नौकरी के आरक्षण पर हरियाणा सरकार के फैसलों को रद्द कर दिया। यानी निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मिलना चाहिए जाति के हिसाब से, है ना, तो वो रद्द कर दिया। तो कौन उच्च न्यायालय था? तो पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है ना, वो रद्द कर दिया। अगला लिखा हुआ कि 18 नवंबर नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में जो नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन का थीम क्या था जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया? द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है तो उन्होंने क्या कहा? तो 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन, जो 18 नवंबर दिल्ली में जो आयोजन किया गया था समारोह का, उसका थीम था 2047 में अंतरिक्ष मामले में प्रौद्योगिकी और विमानन के क्षेत्र में भारत जो है बहुत आगे निकल जाएगा। अगला देखेंगे तो किस शहर में विराट कोहली का 50वें वनडे जो है शतकों में सम्मान में वैक्स म्यूजियम में उनकी प्रतिमा लगाई गई है। तो 50वें वनडे जो शतक मारे थे और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी आए हुए थे, तो कहाँ पर लगाई गई इनकी प्रतिमा? तो जयपुर में, याद रखिएगा, इनकी प्रतिमा यानी इनकी मूर्ति लगाया गया है 50वें वनडे शतक के लगाने के खुशी में, ठीक है।
कहाँ पे? तो जयपुर में, याद रखिएगा। अगला देखेंगे तो उस नदी का नाम बताइए, वो नदी का नाम क्या है जिस पे 2024 में सौर ऊर्जा से चलने वाली रामायण जहाज का संचालन शुरू किया गया था? याद रखिए उस नदी का नाम है सरयू नदी। और यही सरयू नदी जब अपना बिहार में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है घाघरा। ठीक है, घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू बोला जाता है। और ये क्वेश्चन VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर क्या गया है तो सौर ऊर्जा से यानी सोलर सेल से चलने वाली रामायण जहाज का नाम है रामायण। और ये जहाज जो है ये क्या है? तो जहाज है। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली एक जहाज बनाई, मतलब चलाई जा रही है किस नदी में? सरयू नदी में। ना वो जहाज क्या मतलब उसकी विशेषता क्या है? तो सौर ऊर्जा से चल रही है जहाज, नाम क्या है? तो रामायण जहाज। किस नदी में चलाई जा रही है? सरयू नदी में चलाई जा रही है। अगला देखेंगे तो 2024 में किस शहर को भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छा जगह माना गया? तो कोच्चि को माना गया, याद रखिएगा। अगला देखेंगे तो लिखा हुआ है कि कौन सी भारतीय गैस जो है ना, भारतीय गैस कंपनी जहाज से जहाज LNG स्थानांतरित करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो गेल इंडिया। ठीक है, गेल इंडिया जो है LNG मतलब होता है लिक्विड नेचुरल गैस जो होता है, उसका स्थानांतरण करने में 1 नंबर पहुंच गई है LNG, ये गेल इंडिया। ठीक है, यूनेस्को द्वारा केरल में किस शहर को साहित्य शहर घोषित किया गया था? ये यूनेस्को वाला क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा जो साहित्य का शहर, यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर घोषित किया गया किसको भैया? तो केरल का एक शहर है कोझिकोड। याद रखिए, केरल का शहर कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर घोषित किया गया। ठीक है, अगला देखेंगे तो आपको आगे ऊपर में दिखेगा, है ना, ऊपर में दिखेगा यहाँ पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम में भारत का भागीदार था। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के कार्यक्रम में कौन देश भागीदारी था? भारत का नहीं, मतलब कौन देश भागीदारी ले रहा था? तो नीदरलैंड द्वारा ये किया गया था। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम में भागीदारी कौन था? तो नीदरलैंड था। ठीक है, अगला लिखा हुआ कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा डॉक्टर के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जो उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है? तो एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच, एक राष्ट्र और एक पंजीकरण मंच। अगला है बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन किए गए इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो विषय क्या है? का मतलब इसका विषय या थीम क्या है? तो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। जब राजनाथ सिंह जी इसका उद्घाटन किए हुए हैं इसका, तो ये नाम याद करना जरूरी हो जाता है। अगला लिखा है कि हुनरू इंडिया पुरस्कार सूची 2023 में तीसरी बार शीर्ष पर कौन रहा था? शिव नादर रहा। ठीक, कौन रहा? शिव नादर। अगला देखेंगे तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में जल दिवाली बनाने में कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो पानी के लिए महिला और महिलाओं के लिए पानी के ये अभियान शुरू किया गया। गिफ्ट GIFT सिटी में कौन सी जीवन बीमा कंपनी IFSC पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस जो बनी है ये बनी है। ठीक है, अगला देखेंगे तो मिलेगा आप लोग को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा पराली जलाने की समस्या को निपटाने के लिए, पराली जैसे अपना ये पुआल नहीं बोलते लोग, खरपतवार या पुआल जो खेती करने के बाद जो बचता है तो वही उसी को पराली बोला जाता है। हरियाणा साइड में, दिल्ली साइड में, दिल्ली NCR साइड में। तो पराली को जलाने की समस्या निपटने के लिए धान की कौन सी नई किस्में विकसित की गई है? तो पूषा 2090 यानी 2090, पूषा 2090 जो है इसको पराली की समस्या को निपटाने के लिए इसकी नई किस्म विकसित की जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो लिखा हुआ, अगला देखेंगे तो लिखा हुआ बिहार में जातीय जनगणना के बाद बिहार विधानसभा ने जातीय आरक्षण कितना बढ़ाया? तो 15% जातीय आरक्षण बढ़ा दिया। अगला देखेंगे तो भारत का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है वाईफाई 6 जो रेडी ब्रॉडबैंड लॉन्च करने के लिए टाटा प्ले फाइबर के साथ किसने साझेदारी की? तो नोकिया ने साझेदारी की। ठीक है ना। उसका अगला देखेंगे तो लिखा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश योजना के शीर्ष प्रदर्शन में जम्मू कश्मीर के कौन सा पुरस्कार प्रदान किया? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा है तो इसको देखना जरूरी है, एक बार वो दोबारा देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश योजना में शीर्ष प्रदर्शन के लिए जम्मू कश्मीर को कौन सा पुरस्कार दिया? तो ये मेरी माटी मेरा देश के में शीर्ष पुरस्कार किसको मिला? तो मिला जम्मू कश्मीर को, है ना। तो ये पुरस्कार प्रदान किए किस महोत्सव पर? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है, अगला यहाँ नीचे देखेंगे तो भारत बनाम श्रीलंका मैच में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया वानखेड़े स्टेडियम में। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। भारत बनाम जो श्रीलंका का मैच हो रहा था उसमें सचिन तेंदुलकर का जो प्रतिमा का अनावरण किया गया किस स्टेडियम में? तो वानखेड़े स्टेडियम में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अडानी समूह द्वारा संचालित गुजरात के किस बंदरगाह ने अब तक सबसे अधिक मात्रा में कार्गो का संचालन किया है? मुंद्रा कार्गो का। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला देखेंगे तो भारत में बोटेनिक्स भारत की सबसे बड़ी बर्ड फ्रेस्ट कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग इकाई कहाँ स्थापित की गई है? राजकोट गुजरात में। कहाँ पे भैया? तो राजकोट गुजरात में। अगला देखेंगे लिखा हुआ है कोलकाता में राजभवन और प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष में नया नाम दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। जो सिंहासन कक्ष है उसका नाम क्या रख दिया गया? अब सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रख दिया गया। ठीक। अगला देखेंगे तो लिखा हुआ है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो है पहली 50 मेगावाट की नवीकरणीय परियोजना दया पार पवन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो कच्छ के गुजरात में शुरू की है। अगला देखेंगे तो मुंडोरो 3.0 माउंटेन बाइकिंग रेस का स्थान कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य भैया? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली पहली महिला कौन है? शीतल महाजन। ये क्वेश्चन को रट लीजिएगा बढ़िया से। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली पहली महिला बनी कौन सी? तो शीतल महाजन। ठीक है। अगला देखेंगे तो लिखा हुआ है जल संरक्षण अध्ययन के लिए भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया भैया तो हमीरपुर जिला बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जल विश्वविद्यालय खोला गया है हमीरपुर जिला में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु सरकार द्वारा वन्य जीव पर्यावास कार्यक्रम के तहत कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू की गई है। और ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉल्फिन के लिए जो मतलब बिहार के गंगा में डॉल्फिन जो है मतलब गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है। अगला देखेंगे तो भारतीय नौसेना के एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के तहत लॉन्च किए गए चौथे जहाज का नाम क्या है? अमीनी। क्या नाम भैया? तो अमीनी नाम है। अगला लिखा हुआ है कि हाल ही में किस देश ने 1200 गीगाबाइट प्रति सेकंड की गति के साथ दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया? तो दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया चाइना ने। कितना स्पीड दिखाया? तो 1200 गीगाबाइट प्रति सेकंड। बताइए 1200 गीगाबाइट प्रति सेकंड बता रहा है। हम लोग यहाँ तो 10 MB दे देगा तो टाले हो जाएगा प्रति सेकंड के स्पीड से। अगला देखेंगे तो यहाँ पर है और वीडियो बहुत सारा आप लोगों को रुका हुआ है कल से क्योंकि 2 दिन से हमारे तरफ में आंधी तूफान की वजह से इंटरनेट की सुविधाएं भी बंद है, लाइट की भी सुविधाएं बंद है। बहुत जितना देर तक ये इन्वर्टर वगैरह चल रहा था वो भी ख़त्म। तो अभी तक के जैसे तैसे आप लोग अपलोड कर रहे हैं, वीडियो बन रहा है लेकिन अपलोडिंग करने में समस्या हमें ज़्यादा क्योंकि हमारे पास से वाईफाई अगर नहीं रहेगी तो इतना MB का वीडियो तो अपलोड भी नहीं किया जा सकता है। तो थोड़ी समस्या होगी। 1-2 वीडियो अगर लेट से आ रहा है तो घबराना नहीं है। जैसे ही हमारे पास सारी चीज़ें सही होगी वीडियो जो है एक दिन में 5-5, 10-10 वीडियो अपलोड कर दूंगा। समय मिलने पर आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। अगला देखेंगे तो मुंबई में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा सबरानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। अगला लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट 15V के तहत भारतीय नौसेना द्वारा सूरत गुजरात के अनावरण किए गए स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS सूरत। अगला देखिएगा तो किस देश की कंपनी ने हरियाणा में कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है? तो साब में। ठीक है। किस विदेशी कंपनी ने? तो साब कंपनी बोला है। ठीक है। अगर अगला देखेंगे तो लिखा हुआ है कि दक्षिण एशिया और भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए नई दिल्ली में आयोजित भारतीय सेना कार्यक्रम का नाम क्या है? तो चाणक्य रक्षा संवाद 2023। अगला देखेंगे तो लिखा हुआ है कि चीन द्वारा अनुमोदित विश्व की पहली उड़ने वाली टैक्सी का क्या नाम है जिसे पहला उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र मतलब प्राप्त हो चुका है? तो EH216S। याद रखिएगा ये पहला उड़ने वाली टैक्सी बना दिया चाइना वाले ने EH216S। ठीक है। तो याद रखिएगा EH216S ऐसे भी नाम आ जाए तो इसको वही चीज़ जो हुआ EH216S। ठीक है। अगला देखेंगे तो भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन प्रतियोगिता रोगाटा की कहाँ आयोजन की जा रही है? तो मुंबई में की जा रही है भारतीय नौकायन प्रतियोगिता। तो मतलब भारत नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन प्रतियोगिता रोगाटा। तो सबसे बड़ी नौकायन प्रतियोगिता रोगाटा यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। कहाँ आयोजित की जा रही है? तो मुंबई में की जा रही है। अगला लिखा हुआ है कि भारतीय वायुसेना में ईस्टर्न स्काई अभ्यास कहाँ आयोजित की जा रही है? तो शिलोंग में। ईस्टर्न मतलब ईस्ट के टाइप में। ठीक है।
तो हाल ही में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने जमीन के नीचे किस प्रकार के भंडार को खोजा है? तो सफ़ेद हाइड्रोजन खोजा है। कहाँ के वैज्ञानिक खोजे भैया? तो एक तो हाल ही में जमीन के नीचे सफ़ेद हाइड्रोजन खोजा गया है। किसके द्वारा खोजा गया? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने द्वारा खोजा गया है। ठीक है, अगला देखेंगे तो लिखा हुआ सिग्नस लूप नामक 20,000 साल पुराने सुपरनोवा के अवशेषों का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किए गए नासा मिशन का क्या नाम है? तो इनफ्यूज मिशन नाम है। क्या नाम है? तो इनफ्यूज मिशन नाम है। ठीक है, किसके लिए? तो सिग्नस लूप 20,000 साल पुराने सुपरनोवा अवशेषों को जानने के लिए इसका नासा द्वारा इसके अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया। किसको लॉन्च किया गया? इनफ्यूज मिशन को लॉन्च किया गया। अगला आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय वाला मैटर आ जाता है, यानी कि अब हो गया हम लोग इंडिया का करंट अफेयर खत्म। अब पढ़ते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को। ठीक है, जो कि वन लाइनर है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, अब बिहार हो गया, राज्य हो गया, राष्ट्रीय हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय कुछ देख लेते हैं ताकि हम लोग की चीज़ें जो है क्लियर रूप से सारी चीज़ें मालूम चल जाए। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन में किसे गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया? अकेलापन जो होता है सबसे ज़्यादा खतरनाक घोषित किया गया है। एक्चुअली में कहावत भी है, खाली घर शैतान का, या खाली दिमाग शैतान का होता है। अकेले रहिएगा तो दिमाग में शैतानी हरकत आपको आती रहेगी। इसको एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य कहा गया है। विश्व का स्वास्थ्य का खतरा घोषित किया गया, मतलब सब गंभीर रूप से आपके शरीर में, मतलब जितना ज़्यादा आपको खतरनाक तरह की बीमारी हो रही है वो सब अकेलेपन की वजह से। मतलब अकेले क्या होता है ना, इंसान कुछ नेगेटिव चीज़ें उसके साथ घूमती रहती है, वो सोचते रहता है। मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ होगा, क्योंकि हमारी दुनिया तो अकेले ही गुजर जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, प्रथम FDA अनुमोदित चिकनगुनिया वैक्सीन का नाम क्या है? तो IX जो है इसका नाम है, जो चिकनगुनिया वैक्सीन है। 21-22 नवंबर 2023 में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला लिखा है 20 नवंबर को दूसरी भारतीय ऑस्ट्रेलियाई 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला लिखा हुआ है किस विद्रोही समूह ने माल जहाज ना गैलेक्सी लीडर पर लाल सागर में इसका अपहरण कर लिया? और ये करंट में बहुत ज़्यादा देखेंगे। और इसका तो ये क्या बोलते हैं उसको, एक सीरियल भी आ गया कि सीजन आ गया है, जो जहाज़ को लूट लिया है। तो ठीक है, तो हूती विद्रोह जो थे उन्होंने लूट लिया कौन से जहाज़ को? माल जहाज़ जो था उसको, गैलेक्सी लीडर का जो जहाज़ था उसको लूट लिया लाल सागर में। लाल सागर आप देखे होंगे, आप पढ़ाता हूँ तो इसमें बताता हूँ कि ये जो यहाँ से हम लोग का अफ्रीका शुरू होता है, अफ्रीका जो शुरू होता है, और इधर आकर सऊदी अरब जो है, और इधर का हम लोग भारत है। यहाँ जो बीच में ये जो एरिया हो जाता है ये लाल सागर हो जाता है, और यहाँ पर है स्वेज नहर, और ये हो गया भूमध्य सागर, और ऊपर में हो जाता है ये यूरोप और ये एशिया हो जाता है। ठीक है, मैप वगैरह में बताया हूँ आप लोगों को। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में 72 यूनिकॉर्न कंपनी में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब यूनिकॉर्न कंपनी में मतलब किसका स्थान है? तो भारत का 72वां स्थान है यूनिकॉर्न कंपनी में। नहीं सॉरी, भारत का जो 72 यूनिकॉर्न कंपनियों का सम्मेलन दिया गया उसमें भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? तीसरे स्थान पर। विश्व लेवल का यूनिकॉर्न कंपनी में देखा गया तो भारत तीसरे स्थान पर। ठीक है, 72 कंपनियों का जो सम्मेलन हुआ था। मालदीव में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधि किसने किया? तो किरण रिजिजू ने किया। किसने किया? तो जो मालदीव का जो राष्ट्रपति जो है, फिर से दोबारा राष्ट्रपति जो बने, क्या नाम है उनका? तो मोहम्मद मोइजू। ठीक है, क्या नाम है इनका? मोहम्मद मोइजू। और मालदीव में आप हाल फिलहाल में घटना आप सुनते होंगे, वहाँ पर इंडिया आउट का जो नारा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बुलंद हो रहा है, और वहाँ पर इंडियन सामानों का, इंडियन आर्मी का बहिष्कार किया जा रहा है। ठीक है, मालदीव में, याद रखिएगा। ठीक है, कभी एहसान तले ये दबा हुआ था, आज हल्ला कर रहा है। तो मालदीव का जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है उनका नाम याद रखिएगा, राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू। ठीक है, मोइजू। अगला लिखा हुआ है कि उस चक्रवात का क्या नाम था जो बांग्लादेश में आया और जिसका प्रभाव भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पड़ा? और ये चक्रवात से क्वेश्चन खूब पूछता है, एक नए क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। तो बांग्लादेश में चक्रवात आया और उसका प्रभाव जो पूर्वोत्तर राज्यों में, यानी पूर्वोत्तर राज्य मतलब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट में बोल रहा है, इस साइड में बोल रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य में इसका प्रभाव देखने के लिए मिला। ठीक है, इस वाले एरिया में, क्योंकि बांग्लादेश से इधर में आ गया। ठीक है, तो वो क्या है भैया? तो उस चक्रवात का नाम क्या है? तो उस चक्रवात का नाम है मिथिली। क्या नाम भैया? तो मिथिली। ठीक है, अगला देखेंगे, लिखा हुआ है कौन सा देश अपने आवारा कुत्तों की आबादी का बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला है? तो भूटान जो है आवारा कुत्तों को पकड़ के उसका टीकाकरण करेगा ताकि बीमारी कम बढ़े। अगला लिखा है भूटान के राजा जिंगमे से खेसर नामग्याल वांगचुक किस दिन भारत की आधिकारिक यात्रा के लिए गुवाहाटी आएंगे? तो 3 नवंबर को आएंगे क्या? आके चलेगा। ठीक है,
भूटान के राजा की क्या नाम है? तो भूटान के राजा का नाम याद रखिएगा, राजा जिंगमे शेखर खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है। अगला लिखा हुआ, हाल ही में किस देश में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिवेटिव परियोजना से हटने से घोषणा की फिलीपींस को। ठीक है। और इस मतलब फिलीपींस जो है चीन के जो बेल्ट एंड रोड इनिवेटिव परियोजना थी उसको हटने के लिए हट गया, फिलीपींस जो है मना कर दिया। ठीक है। अगला लिखा हुआ, भारत कौन सा दक्षिणी अमेरिका देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 95वां देश बना? तो कौन सा बना भैया? तो चिली बना। ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे, भ्रष्टाचार के आरोप में पुर्तगाली प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो एंटोनियो कोस्टा ने इनको भ्रष्टाचार के हिसाब से पुर्तगाली, अब इतने याद रखिए कि पुर्तगाल के राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थे? तो एंटोनियो कोस्टा थे, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और इनको हटाया गया। ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अब यहाँ से ये बन गया क्वेश्चन कि शिक्षा मंत्री कौन है भैया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा नया सीबीएसई प्रशासनिक कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की। तो कहाँ पे ये सीबीएसई कार्यालय घोषित करने कर रहे हैं? तो दुबई यूएई में। ठीक है। सीबीएसई के कार्यालय की, वहाँ से भी सीबीएसई के बच्चे पढ़ाई कर सके। अगला लिखा है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना को मिला है। ठीक है। कोपेनहेगन में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किसने संबोधित किया? तो जस्टिन अरुण मिश्रा ने। आगे आएंगे तो लिखा हुआ, आइसलैंड में आपातकाल की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? तो आइसलैंड में आपातकाल की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? तो फगरा डलफलाज ज्वालामुखी के पास भूकंप आने, ये जगह का नाम है, तो इस जगह का नाम आप सभी देख लीजिएगा। ज्वालामुखी के पास भूकंप आया इसी वजह से। ठीक है। ये इस ज्वालामुखी के नाम है, इसी ज्वालामुखी के पास क्या आया? भूकंप आया, इसीलिए आपातकाल की स्थिति वहाँ पर आ गई। कोलिंग्स डिक्शनरी में किस शब्द को वर्ष 2023 का शब्द घोषित किया गया था? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या किया गया? डिक्शनरी ऑफ द वर्ड घोषित किया जाएगा। ठीक है। कोलिंग्स के डिक्शनरी में। नदी डॉल्फिन संरक्षण में 11 एशियाई और दक्षिणी अमेरिका देशों में कौन सी घोषणा अपनाई गई? तो वैश्विक बोगोटा घोषणा। 10 नवंबर 2023 में 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई? दिल्ली में, जो कि ऑस्ट्रेलिया था उसमें। ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यूके में अपने राज्यों की सूची के संबंध में क्या घोषणा की? यूके ने अपने राज्य की सूची के संबंध में क्या घोषणा की? सुरक्षित राज्यों की सूची में शामिल करना। अगला लिखा हुआ, भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते में कौन सी परियोजना शामिल है? 2 रेल परियोजना, अखौटा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मोंगला पोर्ट रेल लिंक यूनिट 2, भारत और बांग्लादेश के बीच में। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन में के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मोस्टली चीज़ें नई दिल्ली में है, आप चाहें तो उसको नहीं भी याद रहेगा तो उसको लगा सकते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के उत्तरी किवी और इतूरी प्रांतों में बड़े पैमाने पर विस्थापन संकट किस कारण उत्पन्न हुआ? तो संघर्ष के कारण उत्पन्न हुआ। अगला लिखा है, जापान के टोक्यो के पास पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कौन सा द्वीप उभरा है? तो इबोटो द्वीप उभरा। ठीक है। ये पानी में समुद्र के नीचे से निकला, तो याद रखिएगा ये है जापान का एक नया द्वीप इबोटो द्वीप, जो पानी के नीचे से ऊपर आ गया ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। ठीक है। दुबई में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ने दिवाली मनाने के लिए कौन सा थीम घोषणा की? अनेकता में एकता थीम लाया था। ठीक है। कौन लाया था? दुबई में। ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। भारत इटली ने श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों के आंदोलन के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? गतिशील और प्रवासन साझेदारी समझौता। हाल ही में जारी किस एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला राष्ट्र प्रमुख कौन बनी है? तो शेख हसीना, बांग्लादेश की, जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनी रही हैं या शासिका बनी रही हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अगला देखेंगे तो फुटबॉल खिलाड़ी बॉबी चार्ल्टन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के थे? तो इंग्लैंड के थे, यानी फुटबॉल खिलाड़ी थे बॉबी। ठीक है। फुटबॉल खिलाड़ी बॉबी किस देश के थे? तो याद रखिएगा इंग्लैंड के। अंतरिक्ष यात्री थॉमस केनेथ मैटिंगली जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है? तो नासा से संबंधित है। अंतरिक्ष मिशन नासा अपोलो 16 से संबंधित है। ठीक है। ली कुकी यांग जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के प्रधानमंत्री थे? चीन के थे, जिनका नाम था क्या? ली कुकी यांग। अगला लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश तथा तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, फातिमा बीबी। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पहला जो न्यायाधीश बनी थी, बहुत फेमस थी, नाम याद रखिएगा आप लोगों को, बहुत फेमस थी,
पहली जो सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश बनी थी और तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल भी थी फातिमा बीबी, उनका निधन हो गया। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन ना आप लूसेंट भी पढ़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, और ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आने की संभावना ज़्यादा लग रही है। केरल राज्य साक्षरता मिशन में सबसे उम्र दराज छात्रा जिसे वर्ष 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वह हाल में निधन हो गई। क्या नाम था? कार्तियायनी अम्मा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग कंप्लीट। अब आ गया करंट अफेयर। करंट अफेयर को नेक्स्ट जो वीडियो है पार्ट 2 में इसको बना दिया जाएगा क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। और सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि हम वीडियो डालते समय में ऑटोमेटिक, पता नहीं, ये थोड़ा आप लोग बताइएगा, आप लोगों को जानकारी होगा, तो रेशियो चेंज हो जा रहा है। जैसे मतलब 240 हम चाह रहे हैं कि हर रेशियो में 144, 240, 360, लेकिन वो ऑटोमेटिक 240 और 480 वाला गायब हो जा रहा है। कोई वीडियो में आ जा रहा है, कोई वीडियो में गायब जा रहा है। ये समस्या उसको लगा हूँ उसको सुलझाने के लिए देख रहा हूँ कैसे कैसे होता है। तो यहीं भी वीडियो करते हैं एंड। कैसा लगा क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।